क्योंकि नेतन्याहू इस बात को जान रहे थे कि हमने तो युद्ध का एक इतना बड़ा गुब्बारा फुला दिया है। हमने तो कहा था ईरान नष्ट हो जाएगा, ईरान हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा, और अचानक युद्ध विराम हो गया। उस युद्ध विराम में नेतन्याहू किस मुंह से इजराइल की जनता के पास जाते कि बिना युद्ध के मकसद को, उद्देश्य की पूर्ति के हम युद्ध से वापस आ रहे हैं या युद्ध विराम कर रहे हैं। तो वो एक तरीके की एक डेस्परेट कोशिश थी कि युद्ध विराम को किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए, युद्ध सीज फायर ना होने पाए। लेकिन ईरानियंस ने बहुत संभल के काम किया। उन्होंने युद्ध विराम को खत्म नहीं किया, बल्कि ये कहा कि हम हारमुज को बंद कर देते हैं, और साफ तौर पर कहा कि जब तक लेबनान के अंदर हमले नहीं रुकेंगे तब तक इस युद्ध विराम का कोई अर्थ नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध विराम खत्म नहीं किया। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, जैसा हमारे आपकी कल भी बात हुई थी, जब लग रहा था कि मामला बढ़े, हमने कहा कि इसमें अभी नेतन्याहू के लिए अपने बल पे बिना अमेरिकी सपोर्ट के आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई लंबा खींचने वाला है। अब जो संकट पैदा हो रहा है कि यानी अगर लोगों के अंदर युद्ध विराम को लेकर निराशा पैदा हुई तो फिर नेतन्याहू की दिक्कतें बढ़ सकती हैं और बढ़ेंगी। अब जैसे ही युद्ध विराम हुआ वैसे ही वहां पे जो आपातकाल लागू था वो खत्म हो गया। आपातकाल खत्म होने के साथ साथ वहां की जुडिशरी ने कहा कि अब नेतन्याहू के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे उन मुकदमों की सुनवाई शुरू होगी। इस वक्त उनके ऊपर तकरीबन 5-6, आप मान के चलिए 3 बड़े केसेस चल रहे हैं। एक केस 1000 जिसमें उनके ऊपर कुछ लोगों से एक आप कह सकते हैं $1,95,000 से लेके $3 लाख लेने का आरोप है गिफ्ट के तौर पे, कि आपने कुछ लोगों से गिफ्ट लिया, फिर उनको आपने धीरे धीरे फायदे पहुंचाए। 1,95,000 से लेके $3 लाख जो है वो क्या कहते हैं डॉलर गिफ्ट लेने का आरोप है। दूसरा केस है केस 2000 जिसमें उनके ऊपर कोई बहुत गंभीर आरोप नहीं, सिर्फ इतना सा आरोप है कि आपने एक तरीके से क्विड प्रोको किया इजराइल के कुछ अखबारों के साथ कि वो आपको फायदा पहुंचाए। लेकिन जो तीसरा केस सबसे बड़ा केस है जिसमें वो बुरी तरीके से फंस सकते हैं वो है केस नंबर 4000। केस नंबर 4000 क्या है कि टेलीकॉम कंपनी से आपने फायदा लेने के लिए उनको उन कानून के अंदर बदलाव करने की कोशिश की। अब ये 3 केसेस हैं। इसके अलावा भी 2-3 केसेस और चल रहे, लेकिन उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो लोगों का कहना यह है कि जो टेलीकॉम कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने जिस तरीके से उनको कानूनी तौर पर, विधिक तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी, ये केस बहुत मजबूत केस है। और इस केस में 2019 में कई साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस नतीजे पर पहुंची थी कि नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। और अगर इन मामलों में अगर वो साबित हो गया तो कम से कम 10 साल की सजा नेतन्याहू को भी हो सकती है और उनकी पत्नी भी जेल जा सकती है। इसीलिए आपको याद होगा कि 2023 में नेतन्याहू ने वहां की जुडिशरी में अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी ताकि जुडिशरी के ऊपर उनका कब्जा। भारत जैसी स्थिति नहीं है कि प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वो करते हैं। वहां की जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। वहां की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वहां की अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनके खिलाफ मुकदमा करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और उनको इंडिक्ट करती है, और वहां की जुडिशरी उस मुकदमे को आगे बढ़ाती है। और जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ ईरान युद्ध की वजह से जो इजराइल के ऊपर लागू था, उन्होंने आपातकाल खत्म होते फिर कह दिया कि संडे को और बुधवार को अब मुकदमे की सुनवाई होगी। तो अगर इस सुनवाई के अंदर अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल की सजा हो सकती है। इसलिए मैंने कहा दोनों को जोड़ के देखना चाहिए। युद्ध विराम से अगर लोगों के अंदर निराशा हुई तो सत्ता हाथ से जाती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि उनको अपने बल पे तो सरकार नहीं बनाती दिखाई पड़ रही उनकी पार्टी। और अगर मुकदमा तेजी के साथ चला तो फिर वो जेल भी जा सकते हैं। इसीलिए एक थियरी जो इस वक्त दुनिया में भी चल रही है और इजराइल में भी इस बारे में कहा जा रहा है कि जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था, दरअसल वो हमला नेतन्याहू के इशारे पर किया गया था, क्योंकि नेतन्याहू इस बात को जानते थे कि अगर मुकदमा चला तो वो जेल जा सकते हैं या उनकी कुर्सी भी जा सकती, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर के उनका विरोध कर रहे थे। और उसके बाद लगातार अगर आप देखें तो युद्ध में ही इजराइल है। पहले गजा के साथ युद्ध हुआ, उसके बाद अब ईरान के साथ युद्ध हुआ, और अब तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी आ गए हैं कि नेतन्याहू ने ही
व्हाइट हाउस जाके उनके सिचुएशन रूम में ट्रंप और उनके साथियों को ये समझाया था कि कैसे ये युद्ध 2-3 दिन के अंदर निपट जाएगा, वहां रिजीम बदल जाएगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे और लोग उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे और ईरान से जो इजराइल और अमेरिका को खतरा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन नेतन्याहू का दुर्भाग्य कहिए वो ये कि युद्ध के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पूरी होती हुई दिखाई पड़ी, बल्कि आज की तारीख में ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है और उसके पास स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का एक नया हथियार हाथ लग गया है। तो जी आपने कहा कि नेतन्याहू ने जिस प्रकार के हमले करवाए भी अपने ऊपर, वो एक हिसाब से जंग उनका ढालता ही तो साबित हो रहा है। अब ट्रंप लगभग युद्ध विराम करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में चर्चा हो रही है युद्ध विराम की, तो इजराइल तो नहीं चाहेगा कि युद्ध विराम हो, तो क्या वो ट्रंप के खिलाफ जाके भी अटैक कर सकता है अपनी सरकार बचाने के लिए नेतन्याहू? वो डेस्परेट अटेम्प्ट उन्होंने ले लिया था कि युद्ध विराम का ऐलान होने के बाद भी लेबनान पे उन्होंने हमले, दिन में तकरीबन 300 लोगों को जान ले ली। वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट था। लेकिन अब खुद नेतन्याहू ने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी कैबिनेट के लोग लेबनान की सरकार के साथ अगले हफ्ते बैठ के युद्ध विराम के ऊपर बातचीत करेंगे। तो जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है तो उसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि अब लेबनान के साथ एक तरीके का सीजफायर है और कोई हमला वहां नहीं होगा। क्योंकि जो बात मैं पहले से कहता रहा हूं, जो लोग उसको उस तरीके से नहीं समझते कि इजराइल का पूरा एग्जिस्टेंस अमेरिका की वजह से है। अमेरिका अगर चाहेगा तब इजराइल, अमेरिका की रजामंदी होगी तभी इजराइल जो है वो ईरान पे या लेबनान के ऊपर या कहीं और हमला कर सकता है। अगर उनकी रजामंदी नहीं होगी तो उनके लिए संभव नहीं होगा। और अमेरिका इस बात को जानता है कि जो शर्त ईरान ने रखी है, ईरान ने क्या शर्त रखी? उन्होंने कहा है कि सिर्फ हमारे और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम से काम नहीं चलेगा, जो लेबनान के में जो हमले हो रहे हैं वो भी रुकने चाहिए। अगर वो नहीं रुकेंगे तो हम युद्ध विराम को नहीं मानेंगे। यानी ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि इजराइल अपनी मनमानी लेबनान के अंदर नहीं कर सकता है हिजबुल्लाह पर हमला करने के बहाने। अब जो लेबनान की सरकार का जो रुख है, रवैया है, वो इजराइल की सरकार के साथ बातचीत करेगा। यानी नाक इधर से न पकड़ के इधर से पकड़ लिया इजराइल ने। अगर वो सीधे बात मान लेते तो जो अमेरिका का जो युद्ध विराम था, तो फिर इजराइल के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर एक आरोप ये भी लग रहा था कि आप तो इस युद्ध विराम में कहीं नहीं थे। बातचीत तो अमेरिका और ईरान में थी और लड़ आप रहे थे और आपको तो टेबल पे ना तो अमेरिका ने बुलाया ना ईरान ने बुलाया, तो आप ना तो 3 में ना 13 में। तो अब कम से कम उनको एक लेजिटिमेसी मिल गई है कि हम लेबनान के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम भी टेबल के ऊपर हैं, हम भी टेबल पे हैं। तो ये एक तरीके से नाक इधर ना पकड़ के इधर से पकड़ने की कोशिश है। एक तरीके से नेतन्याहू को भी फेस सेविंग मिल गई है कि लेबनान हमसे बातचीत कर रहा है। और दरअसल उनका कहना यह है नेतन्याहू का कि लेबनान ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमसे बातचीत करके इस युद्ध को खत्म करिए। लेकिन बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिना अमेरिकी सपोर्ट के नेतन्याहू युद्ध में नहीं कूद सकते। इसलिए इस युद्ध विराम को वो हो सकता है कि मामूली इधर मिसेज हो जाए, लेकिन बड़ा युद्ध वो लॉन्च नहीं कर सकते। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.